तो यार आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल वीडियो है, दो रीजंस की वजह से। पहला, क्योंकि आज हम इस वीडियो में वन पीस के बारे में बात करने वाले हैं, और दूसरा वन पीस के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन अ सीरियस नोट, आज इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा पूरा वन पीस कवर करने की, क्योंकि तुम चाहे वन पीस देखते हो या ना देखते हो, तुम्हें ये तो पता चल ही गया होगा कि लूफी का गियर 5 आने वाला है। और क्योंकि रिसेंटली मैंने वन पीस खत्म कराया लगभग 10-15 दिन पहले, तो मैंने सोचा जो वन पीस नहीं खत्म कर पाए और गियर 5 को विटनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक पूरी फुल वीडियो बना दी जाए, जिसमें कि उन्हें पूरे वन पीस के वर्ल्ड के बारे में पता चल जाए, जिससे उन्हें ये तो अंदाजा लग जाएगा कि ये फाइट जो आने वाली है लूफी गियर 5 वर्सेस कायदो की, ये कितनी तगड़ी है। तुम इस चीज को फील कर पाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, कीप वॉचिंग। तो यार कहानी की शुरुआत होती है गोल्डी रोजर से, जो कि किंग ऑफ पायरेट्स कहलाया जाता है, क्योंकि उस दुनिया में वेल्थ, पावर, फेम सब कुछ एक्वायर कर लिया बंदे ने, और अपने एग्जीक्यूशन के टाइम पे वो ये कह जाता है सारे लोगों से कि उसने अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ कमाया है सब कुछ वहीं छोड़ के जा रहा है। ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। और अपनी सारे खजाने का नाम वो देता है वन पीस। और ऐसा कहने के बाद ग्रेट पायरेट एरा की शुरुआत होती है, जिस एरा के दौरान पायरेट्स का नंबर एक्सपोनेंशियल तेजी से बढ़ रहा है। और इन्हीं सारे पायरेट्स में अपना मेन कैरेक्टर भी होता है, जिसका की नाम होता है लूफी, पूरा नाम मंकी डी लूफी। और बंदा कोई नॉर्मल पायरेट नहीं बनना चाहता, किंग ऑफ पायरेट्स बनना चाहता है, जिसके के लिए उसे वन पीस ढूंढना पड़ेगा। और भैया गोल्डी रोजर ही सही, लेकिन उसे भी अपने क्रू की जरूरत पड़ी थी किंग ऑफ पायरेट्स बनने के लिए। तो भैया अपने बंदे लूफी को भी पड़ती है, जिनमें की सबसे पहले लूफी को ज्वाइन करने वाला है रोरोनोआ जोरो, जो कि पायरेट हंटर के नाम से भी जाना जाता था उस टाइम। तो ये लूफी को बड़ी क्यूरियोसिटी जगती है कि बंदा नाम से ही पायरेट हंटर जाना जाता है, अपने क्रू में रखूंगा तो दूसरे पायरेट्स के तो चक्के छुड़ा देगा। और इसी रीजन की वजह से लूफी डिसाइड करता है जोरो को अपने क्रू ज्वाइन कराने की। और जब लूफी जोरो से मिलता है तो उसका एग्जीक्यूशन होने वाला होता है, तो लूफी उसके सामने एक ऑफर रखता है कि वो उसको रेस्क्यू करेगा, जिसके बदले में उसे उसका क्रू ज्वाइन करना पड़ेगा। अब वैसे तो जोरो काफी मना करता है, क्योंकि वो खुद पायरेट हंटर था, वो एक पायरेट को क्यों ज्वाइन करेगा, लेकिन कोई और रास्ता ना दिखने पे वो हाँ कर देता है, लेकिन एक शर्त के साथ कि वो लूफी का ग्रुप ज्वाइन भले ही कर ले, लेकिन वो अपने ड्रीम को भी पूरा करके ही छोड़ेगा, जो कि था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्ड्समैन बनना। अब जोरो के बाद ग्रुप को ज्वाइन करती है नामी एज अ नेविगेटर, जो कि पहले तो मना करती है लूफी से कि वो ग्रुप ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि लूफी उसे एक बहुत खतरनाक पायरेट बगी से बचाता है, तो वो लूफी के क्रू को ज्वाइन करने के लिए हाँ कर देती है। लेकिन ऐसा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लगता है सिर्फ, क्योंकि रियलिटी में नामी का मकसद तो ज्यादा से ज्यादा सोना जमा करके लूफी के साथ उससे चोरी करके भागना था। और एग्जैक्टली वो ऐसा करती है, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ये तीनों एक और आइलैंड पे जाते हैं, जहाँ पर की इनकी मुलाकात होती है यूसुफ से, जो कि लेटर ऑन इनके ग्रुप का स्नैपर कहलाया जाता है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ये सबसे डरपोक बंदा है पूरे ग्रुप का। और क्योंकि यूसुफ का कनेक्शन एक काफी अमीर बंदी से था, और लूफी और उसके साथियों ने उस लड़की के शहर को भी बचाया था एक बहुत ही खतरनाक पायरेट से, एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन वो पूरी शिप दे देती है लूफी को एज अ रिटर्न गिफ्ट। और इस तरह ये चारों यानी लूफी, जोरो, नामी और यूसुफ अपनी जर्नी पर निकल पड़ते हैं। लेकिन इसी बीच इन सबको बहुत भूख लगती है और कुछ बढ़िया खाने का मन करता है, लेकिन भैया इनकी शिप पे कोई कुक तो था नहीं, तो लूफी डिसाइड करता है अब बारी है शिप के लिए कुक ढूंढने की। और इसी दौरान उनका एनकाउंटर होता है एक सी रेस्टोरेंट से, जहाँ पर कि एक कुक काफी पसंद आता है लूफी को। और हमेशा की तरह लूफी फिर से अपनी जिद पे अड़ जाता है कि यही कुक चाहिए मुझे अपनी शिप के लिए, जिसके बाद सांजी मान तो जाता है क्रू ज्वाइन करने के लिए, लेकिन वो अपनी शर्त भी रखता है अपना ड्रीम पूरा करने की, ऑल ब्लू को ढूंढने की, एक ऐसा सी जहाँ पर की वैरायटीज ऑफ फिश पाई जाती हैं, जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। अब इसी सी रेस्टोरेंट पे एक बहुत ही खतरनाक पायरेट हमला कर देता है, और इसी दौरान कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनते हैं जिससे नामी को मौका मिल जाता है लूफी का सोना और शिप चुरा कर भागने का। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, नामी का स्ट्रॉ हेड्स को यानी लूफी के क्रू को ज्वाइन करना तो बहाना था, रियलिटी में उसका असली गोल 1 बिलियन बेरीज जमा करना था, क्योंकि वो अपने शहर को बचाना चाहती थी एक बहुत ही खतरनाक पायरेट से, फिशमैन पायरेट आर्लोंग ने। और नामी को ना चाहते हुए भी उसका क्रू ज्वाइन करना पड़ा था, क्योंकि ऑब्वियसली नामी बहुत ही बढ़िया नेविगेटर थी और आर्लोंग को उसकी वैल्यू का पता था। लेकिन एट द एंड लूफी उस आर्लोंग को हरा देता है और नामी अपने दिल से ज्वाइन कर लेती है स्ट्रॉ हेड्स को। अब लूफी का मोरलेस काफी अच्छा और बड़ा तगड़ा क्रू बन चुका था, जिसमें कि वो खुद कैप्टन, दूसरा मास्टर स्पोर्ट्समैन यानी पायरेट हंटर जोरो, तीसरा नेविगेटर नामी, चौथा यूसुफ द स्नाइपर, और पांचवा द कुक और बहुत ही तगड़ा फाइटर सांजी। ये सब मिलके चल देते हैं ग्रैंड लाइन की ओर। अब ग्रैंड लाइन तुम्हें नहीं पता तो बता दूं, सी का एक ऐसा डेंजरस पार्ट है जहाँ पर की सबसे खतरनाक पायरेट्स पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड के, ऑल बिकॉज ऑफ वन पीस।
क्योंकि ये भी इसी लाइन में पाया जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड की 3 सबसे खतरनाक और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बोलूं ग्रुप, जिसमें आते हैं सबसे पहले 7 वॉरलॉर्ड्स, जो कि इतने खतरनाक और स्ट्रॉन्ग पायरेट्स हैं जिनसे कि गवर्नमेंट ने भी हाथ मिला लिया ग्रैंड लाइन में पावर बैलेंस बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे आती है खुद नेवी, जिसमें कि 3 एडमिरल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिन तीनों का सामना ये 7 वॉरलॉर्ड्स शायद मिलके भी ना कर पाए। और सबसे बड़ी पावर इस ग्रैंड लाइन में आती है 4 एम्परर्स, यानी 4 सबसे स्ट्रॉन्ग पायरेट्स पूरे सी में, जिनसे टकराने में नेवी भी घबराती है। और इन पायरेट्स को वॉरलॉर्ड बनाने की कोशिश तो करी नेवी ने, लेकिन ये झुके नहीं। और ऐसा कहा जाता है कि ये 4 एम्परर्स ही वन पीस के सबसे ज्यादा करीब हैं। अब ये सारे वॉरलॉर्ड्स, एडमिरल्स, एम्परर्स ऑलमोस्ट सभी के पास डेविल फ्रूट पावर्स हैं, सिर्फ 1-2 को छोड़ के। अब ये डेविल फ्रूट्स क्या होते हैं? डेविल फ्रूट्स एक ऐसे फ्रूट है जिनको कि खाने पर इंसान में सुपरनेचुरल पावर्स आ जाती हैं एक तरीके से। अब किस तरीके की पावर आएंगी ये डिपेंड करता है तुमने किस तरीके का फ्रूट खाया है। अपने MC यानी मेन कैरेक्टर लूफी ने गम फ्रूट खाया है, जो कि लूफी को पावर देता है रबर की, यानी स्ट्रेच कर सकता है, रबर की तरह सख्त हो सकता है और ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव कर सकता है रबर की जैसी। और लूफी के अलावा फिलहाल उसके ग्रुप में अभी तक कोई भी डेविल फ्रूट ईटर नहीं है। इसके बाद वन पीस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क आता है, जो कि है एल्बास्टर आर्क, क्योंकि इस आर्क के दौरान काफी सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, लूफी मिलता है एक प्रिंसेस से जिसका कि किंगडम खतरे में होता है, ऑल बिकॉज ऑफ वॉरलॉर्ड, जिसका कि नाम कोबरा था। अब जैसा कि मैंने बताया, वॉरलॉर्ड्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पायरेट्स होते हैं, तो लूफी काफी ज्यादा कोशिश तो करता है किंगडम को बचाने की, लेकिन ऑलमोस्ट 2 बार मरते मरते बचता है। और एक बार तो मर ही जाता, लेकिन उसको बचा लिया जाता है रॉबिन के द्वारा, बिना क्रोकोडाइल का पता लगे, क्योंकि उस वक्त रॉबिन क्रोकोडाइल के साथ ही काम कर रही थी। और क्रोकोडाइल इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि उसके पास भी डेविल फ्रूट पावर्स थी, जो कि थी सैंड की। लेकिन पहली फाइट के बाद लूफी को उसकी कमजोरी पता चल जाती है, जो कि है पानी, क्योंकि बिना पानी के वो उसको छू तक नहीं सकता था। और इसी आर्क के दौरान हमें पता चलता है लूफी के बड़े भाई के बारे में, जिसका की नाम था फायर फिस्ट एस, जो अगेन डेविल फ्रूट ईटर था, जिसके के पास फायर पावर्स थी। और इतना ही नहीं, बंदा छोटा मोटा पायरेट नहीं था, क्योंकि उसने स्टार्ट तो इंडिपेंडेंट पायरेट की तरह किया था, लेकिन समहाउ वो व्हाइट बियर्ड्स को ज्वाइन कर लेता है, जो कि एक एम्परर था और सबसे स्ट्रॉन्ग एम्परर माना जाता था 4 एम्परर्स में। और फायर फिस्ट एस सेकंड कमांडर था उस क्रू का, यानी यूं कह सकते हो कि इस पायरेट ग्रुप का तीसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था ये, खुद व्हाइट बियर्ड और फर्स्ट कमांडर के बाद। और भैया वॉरलॉर्ड क्रोकोडाइल को हराने के बाद ये बात जब वर्ल्ड गवर्नमेंट तक पहुंचती है, तो लूफी नजरों में आने लगता है उनकी, और उसको एज अ थ्रेट डिक्लेयर करने के बाद उसकी बाउंड्री रख दी जाती है 100 मिलियन बेरीज। और रॉबिन, जो कि एक टाइम पे क्रोकोडाइल के लिए काम कर रही थी, वो स्ट्रा हेड्स को ज्वाइन कर लेती है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस आर्क, हमें पता चलता है पॉनीग्लिफ्स के बारे में, जिनकी हेल्प से ही वन पीस को ढूंढा जा सकता है, दुनिया का राज पता लगाया जा सकता है। और एक और चीज, प्रिंसेस वीवी की रिक्वेस्ट पे जब स्ट्रॉ हेड्स उसके किंगडम को बचाने जा रहे होते हैं, तो इसी बीच नामी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, इतनी कि उसकी मौत तक हो सकती थी अगर डॉक्टर को नहीं दिखाया। तो उन्हें एक अनजान आइलैंड पर रुकना पड़ता है डॉक्टर को दिखाने के लिए। एंड लकीली वो आइलैंड डॉक्टर्स के लिए मशहूर था, लेकिन समहाउ वहाँ पे डॉक्टर्स तो काफी सारे थे, लेकिन इलाज सिर्फ एक ही करती थी, जिसके पास तक पहुंचने के लिए लूफी काफी ज्यादा स्ट्रगल करता है। और इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है इस बंदे से, जिसका की नाम था चॉपर। नहीं, शक्ल पे मत जाओ, बंदा काफी तगड़ा डॉक्टर है। और क्योंकि लूफी को इस इंसिडेंट के बाद ये एहसास हो गया था कि किसी भी शिप पे एक डॉक्टर की काफी ज्यादा जरूरत रहती है, तो वो चॉपर को उसका क्रू ज्वाइन करने की भी बोलता है। बंदा शुरुआत में तो मना करता है, लेकिन एट द एंड हाँ कर ही देता है। इसके बाद ये सारे लोग जाते हैं एल्बास्टर, और उसके बाद ये सारा इंसिडेंट होता है एल्बास्टर में जो भी हुआ। और जब वो लोग फिर से ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो आसमान से समुद्र के बीचों बीच उनके ऊपर से गिरती है बहुत बड़ी शिप। अब इस चीज को देख के भैया किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च करने पर उन्हें ये पता लगता है कि एक स्काई आइलैंड भी है, जिसके बाद वो वहाँ पर विजिट करने की भी ठान लेते हैं। एंड एट द एंड पहुंच भी जाते हैं। और इस आइलैंड पे यानी इस आर्क के दौरान लूफी का सामना होता है भगवान से। जस्ट किडिंग, सो कॉल्ड भगवान से सामना होता है, जो कि अपने आप को भगवान बोल रहा होता है, क्योंकि ये बंदा ना ही पायरेट था, ना ही मरीन था, पता ही नहीं क्या चीज था, क्या पड़ी थी इसे भगवान बनने की। लेकिन वन ऑफ द रीजन था उसका भगवान बनने का एक बहुत बड़ी शिप बनाना, जिस वजह से वो स्काई आइलैंड के लोगों से भी वहाँ पर मजदूरी कराता था, ये बोलकर कि वो भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं। लेकिन लूफी आता है, उसके छक्के छुड़ा देता है। लेकिन स्काई आइलैंड में भी रॉबिन को पॉनीग्लिफ मिलती है। अब इसके बाद मैरी यानी इनकी शिप जो है बहुत बुरी हालत में थी इतनी सारी जर्नीज करने के बाद, तो वो उसे एक शिपरेट के हाथों सही कराने की सोचते हैं। और जिस आइलैंड पे यानी वाटर 7 पे ये सारी चीजें ढंग से होती हैं, उस तरफ जाने की सोचते हैं। और जा भी रहे होते हैं,
लेकिन जब बीच आइलैंड पे वो खाने पीने के लिए रुकते हैं तो वहाँ उनका सामना होता है वन ऑफ दी 3 एडमिरल से, जिसके पास आइस पावर्स थी। और ये एडमिरल इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि यूं समझ लो तरस खा के छोड़ता है इनको, नहीं तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे स्ट्रॉ हैट्स इसके सामने मिलकर भी। और रॉबिन तो मरते मरते बची थी। इसके बाद शुरू होता है वाटर 7 आर्क, जो कि एल्वेस्टा आर्क की तरह ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्क है वन पीस का, क्योंकि जहां अभी तक लूफी मरीन्स नेवी से टकरा रहा था, उनका सामना कर रहा था, लेकिन इस आर्क के दौरान उसका सामना होता है डायरेक्ट गवर्नमेंट से, यानी CP9 से, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, उसके ऑर्डर्स फॉलो करती है। और सही में जब स्ट्रॉ हैट्स इनके एजेंट से टकराते हैं ना, उन्हें रियलिटी पता चलती है कि वो लोग कितना पानी में है। और हमें रॉबिन की बैक स्टोरी के बारे में ही पता चलता है कि वो इकलौती ऐसी बंदी है पूरे वर्ल्ड में जो कि पोनीग्लिफ को पढ़ सकती है, समझ सकती है। और इसी रीजन की वजह से गवर्नमेंट यानी CP9 उसके पीछे पड़ी हुई है। और यही खत्म नहीं होता है आर्क। इसी आर्क में हमें ये भी पता चलता है कि इस पूरे वर्ल्ड में 3 काफी स्ट्रॉन्ग एंशिएंट वेपन्स हैं, जिनमें से एक था बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग शिप, जिसका की आर्किटेक्चर फ्रैंकी के पास था, जो कि एट दी एंड जाके स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करता है और स्ट्रॉ हैट्स की रॉबिन को रेस्क्यू करने में मदद भी करता है। और सबसे तगड़ी चीज मुझे इस आर्क की ये लगी कि इसी आर्क के दौरान हमें लूफी के गियर 2 और गियर 3 के बारे में भी पता चलता है। और इन्हीं 2 गियर की बदौलत वो CP9 के टॉप एजेंट को हरा पाता है, जिन पे की लिटरली नॉर्मल घूंसे और मुक्कों का कोई असर ही नहीं पड़ता था। और इस तरह यूं समझ लो स्ट्रॉ हैट्स अपने क्रू मेंबर को गवर्नमेंट के नाक के नीचे से भगा लाते हैं। और ये आर्क यहाँ भी खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसी आर्क के दौरान हमें पता चलता है लूफी की फैमिली के बारे में, कि कैसे उसका दादा नेवी में वाइस एडमिरल है और हीरो कहलाया जाता है पूरी नेवी का, और कैसे उसका बाप एक रिवॉल्यूशनरी आर्मी चला रहा है और एज अ टेररिस्ट माना जाता है गवर्नमेंट की नजर में, जिसका की नाम है मंकी डी ड्रैगन। और ये बंदा इतना ज्यादा फेमस है कि लूफी के ग्रुप में हर कोई से जानता था, सिर्फ लूफी को छोड़ के। और ये सारी बातें खुद वाइस एडमिरल गार्प यानी लूफी के ग्रैंडपा से सुनकर स्ट्रॉ हैट्स के होश उड़ जाते हैं। एंड एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन फ्रैंकी स्ट्रॉ हैट्स के लिए एक नई शिप भी बनाता है, जो कि काफी तगड़ी और स्ट्रांग होती है पहले से। और इस तरह स्ट्रॉ हैट्स निकल चलते हैं अपने नए एडवेंचर पे। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्ट्रॉ हैट्स के क्रू मेंबर में होते हैं लूफी, जोरो, नामी, यूसोफ, सांजी, चॉपर, रॉबिन और अब फ्रैंकी भी, जो कि मैरी की तरह इस शिप को खराब नहीं होने देगा। इसके बाद हमें इंट्रोड्यूस कराता है एक नया कैरेक्टर, जो कि होता है एक स्केलेटन नेम्ड एज ब्रूक। अब ऑब्वियसली वैसे तो ये बंदा मर चुका था, लेकिन डेविल फ्रूट की बदौलत अभी भी इस हालत में जिंदा है। लेकिन जल्दी ही ये रिवील होता है कि ये अपनी शैडो खो चुका है बिकॉज ऑफ सम रीजन। और बाद में हमें ये पता चलता है कि ये बंदा अकेला नहीं है जिसके साथ ऐसा हुआ है, ऐसे काफी सारे और लोग हैं। और इस सब के पीछे और कोई नहीं, वन ऑफ दी 7 वर्ल्ड लॉर्ड है, जिसका की नाम है गेको मोरिया, और जो लोगों की शेडोज चुरा के ज़ॉम्बीज क्रिएट कर रहा है एक डॉक्टर की हेल्प से। अब स्टार्टिंग में तो मुश्किल होती है, लेकिन एट द एंड अपना लूफी इस वर्ल्ड लॉर्ड को भी हरा ही देता है। लेकिन यार इस फाइट के दौरान लूफी की एक ऐसी फॉर्म निकल के आती है, जो सही बता रहा हूँ गियर 5 के बाद मेरी फेवरेट फॉर्म है, क्योंकि लूफी इस फॉर्म में काफी ज्यादा बेडस बन जाता है, पर्सनैलिटी वाइज और पावर वाइज दोनों। लेकिन एक वॉर लॉर्ड के हारने के बाद एक और वॉर लॉर्ड वहां पे पहुंच जाता है गवर्नमेंट के कहने पर, और गवर्नमेंट उसे ऑर्डर देती है स्ट्रॉ हैट्स को वहीं की वहीं खत्म करने की। लेकिन क्योंकि भैया ये वॉर लॉर्ड रिवॉल्यूशनरी आर्मी का ही एक बंदा था सीक्रेटली, तो ऑब्वियसली वो ऐसा नहीं करता है। इसके बाद इस सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट आर्क शुरू होता है, नेम्ड एज सबोडी आर्क प्लेजो। अब यार प्रोनाउंसिएशन अगर गलत है तो माफ करना, लेकिन जो भी है इस आर्क के दौरान चीजें काफी ज्यादा चेंज होने लगती हैं और सारे लोगों की नजर लूफी पे आने लगती हैं, क्योंकि इस आर्क की स्टार्टिंग में ही हमें ये क्लियर कर दिया जाता है कि सेलेस्टियल ड्रैगन्स कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। ना गलत मत समझ लेना, सेलेस्टियल ड्रैगन्स कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन भैया डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। कि सेलेस्टियल ड्रैगन के साथ इन्वॉल्व होने पर उसके पास इतनी पावर होती है कि वो नेवी के एडमिरल तक बुला ले, मैनी बैटल शिप्स। और ऐसे ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन को लूफी पेल के रख देता है सबों के सामने, ये सारी चीजें जानने के बावजूद। क्योंकि क्या है ना, सेलेस्टियल ड्रैगन्स के हाथ में इतनी पावर होने की वजह से ये अपने अलावा बाकी सारे ह्यूमंस हो या फिर कोई और भी तरीके का जीव हो, सबों को कीड़ा समझते हैं और इन सभी को एज अ स्लेव्स यूज करते हैं ऑक्शन में खरीद कर। इसके बाद लूफी यानी स्ट्रॉ हैट्स के पीछे सारी नेवी और साथ ही साथ एडमिरल कुछ इस तरीके से पड़ते हैं कि ये सब दुम दबा के भाग भी नहीं पाते। लेकिन एंड मोमेंट पे ये वॉर लॉर्ड यानी कुमा आ जाता है और सारे स्ट्रॉ हैट्स को एक एक करके गायब कर देता है। और इस इंसिडेंट के बाद सारे लोग यही मान लेते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स मर चुके हैं। लेकिन ऐसे कैसे भैया, याद है ना, ये वॉर लॉर्ड रिवॉल्यूशनरी आर्मी का एक ऑफिसर है
जो कि सेफली सारे एस्ट्रॉइड्स को अलग अलग आइलैंड्स पे दूर दूर पहुंचा देता है। अब इसके बाद लूफी और उसके सारे क्रू मेंबर्स वापस मिलने की कोशिश तो करते हैं उसी आइलैंड पे जहाँ पर कि वो अलग हुए थे, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से वो नहीं निकल पा रहे होते हैं। और लूफी वो तो अलग ही एडवेंचर पे निकल जाता है अपने, क्योंकि बंदा एक ऐसे आइलैंड पे फंस जाता है जहाँ पर कि एक भी आदमी नहीं है, क्योंकि इस आइलैंड पे किसी भी आदमी को ऑन द साइट मारने का ऑर्डर है, या फिर बोल सकते हो लॉ है। लेकिन भैया उस आइलैंड की लीडर या फिर यूं समझ लो रानी एक वॉरलॉर्ड होती है और उससे समाव लूफी पसंद आ जाता है। लेकिन जब लूफी उस आइलैंड से निकलने वाला होता है तभी उसे समाव ये पता चलता है कि उसका भाई यानी एस को एग्जीक्यूट करे जाने वाला है। और ये सुन के लूफी शॉक में चला जाता है और रिक्वेस्ट करता है हैंकॉक से कि वो उसकी मदद करे इम्पेल डाउन में घुसने में, जहाँ पर कि एस को रखा गया है एज अ प्रिजनर एग्जीक्यूशन से पहले। क्योंकि यार हैंकॉक की मदद से लूफी आसानी से उस प्रिजन में घुस सकता था जिसका कि नाम था इम्पेल डाउन। और ये प्रिजन इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी, यानी इतनी ज्यादा सिक्योर थी कि आज तक इसमें से कोई भी कैदी बाहर नहीं निकला था। अब भैया हैंकॉक तो लूफी के प्यार में थी ही, इसलिए रिस्क होने के बावजूद वो हाँ कर देती है। अब इम्पेल डाउन में घुसने के बाद लूफी बहुत ज्यादा कोशिश तो करता है एस को छुड़ाने की, लेकिन समाओ ऐसी चीजें होती जाती हैं कि वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है और एस को उस प्रिजन से उसके एग्जीक्यूशन स्पॉट पे ले जाया जाता है। लेकिन ऐसा होने से पहले लूफी कई लोगों का सामना करता है, जिनमें से एक होता है वहाँ का वार्डन, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। बंदा अपनी पूरी बॉडी को जहर से लपेट सकता था, यानी उसकी बॉडी को छूने पर भी कोई भी बंदा आसानी से मर सकता है और लूफी भी मरते मरते बचता है उसके जहर से। लेकिन भैया रिवॉल्यूशनरी आर्मी की यूं समझ लो राइट हैंड मैन या फिर बोलो वुमेन वहां इम्पेल डाउन में मिल जाती है लूफी को, जो कि डेविल फ्रूट की मदद से किसी भी ह्यूमन के हार्मोन्स के साथ खेल सकती थी। और इसी रीजन की वजह से वो लूफी के हार्मोन्स में चेंज करती है और लूफी उस जहर से अपने आप ही क्योर हो जाता है। लेकिन लूफी के लिए ये आसान नहीं था, बंदा कई घंटों तक यूं समझ लो दिनों तक तड़पता रहा था क्योर होने से पहले। लेकिन लूफी यहाँ पर भी नहीं रुकता, क्योंकि जब उसे जिम्बे द फॉर्मर वॉरलॉर्ड के थ्रू ये पता चलता है कि एस को एग्जीक्यूशन स्पॉट पे ऑलरेडी ले जाया जा चुका है, तो वो एस के पीछे पीछे वहां पे भी चल देता है। और ये एग्जीक्यूशन स्पॉट छोटी मोटी जगह नहीं थी, नेवी का हेडक्वार्टर था, क्योंकि एस के एग्जीक्यूशन को रोकने के लिए सिर्फ लूफी नहीं आने वाला था वहां पर व्हाइट बियर्ड के आने के भी काफी ज्यादा चांसेस थे, क्योंकि भैया अपने कमांडर को और कौन बचाएगा। और इसी एग्जीक्यूशन स्पॉट पे नेवी ये भी अनाउंस करती है कि एस और किसी का नहीं, किंग ऑफ पायरेट्स रॉजर का बेटा है। अब तुम ये सोच रहे होगे फिर ये लूफी का भाई कैसे हुआ, दोनों की माएँ सेम थी क्या? तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों भाई इसलिए बने थे क्योंकि इन दोनों ने और इनके साथ साथ एक और लड़के ने, इन तीनों ने कप ऑफ शेक्स पिए थे एक साथ, जिससे कि वो भाई बन जाते हैं। कुल मिला के कहने के भाई थे, लेकिन ब्लड रिलेशन नहीं था कोई। इसके बाद वन पीस का मरीन फोर्ड आर्क शुरू होता है और यूं समझ लो इस आर्क में सिर्फ फाइटिंग और सिर्फ फाइटिंग ही होती है। और इस फाइट में पता है कौन कौन इन्वॉल्व रहता है? तीनों एडमिरल्स, सारे वाइस एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स, व्हाइट बियर्ड, उसके सारे कमांडर्स जो कि एडमिरल को टक्कर देने की ताकत रखते हैं, आई मीन टॉप 3 कमांडर्स, और लूफी, जिम्बे द फिशमैन जो कि पहले वॉरलॉर्ड रह चुका है, लेकिन साथ ही साथ व्हाइट बियर्ड का बहुत बड़ा सपोर्टर और एस का काफी अच्छा दोस्त भी था, क्योंकि व्हाइट बियर्ड की प्रोटेक्शन की हेल्प से ही उसका फिशमैन आइलैंड सेफ रहता था। और जब इन सब के बीच लड़ाई होती है तब हमें पता चलता है कि लूफी भले कितना ताकतवर दिख ले लोगों के सामने, लेकिन रियल फाइट में उसकी क्या प्लेस है। अब ये लड़ाई हुई थी एस को बचाने के लिए, लेकिन एट द एंड एस मर जाता है, साथ ही साथ व्हाइट बियर्ड हार जाते हैं। और तब जाके लूफी को रियलाइज होता है कि रियल फाइट में वो कुछ भी नहीं कर पाया एस को बचाने के लिए, उल्टा खुद मरते मरते बचाया दूसरे लोगों की मदद से। और दूसरे लोगों से मेरा मतलब है जिम्बे, शैंक्स और लॉ। जी हाँ, शैंक्स वहां पे पहुंच जाता है लड़ाई रोकने के लिए, जो कि एक तरीके से लूफी का आइडल था। और लूफी के मन में पहली बार पायरेट बनने का ख्याल भी शैंक्स को ही देख कर आया था। और ये स्ट्रॉ हैट जो है ना लूफी के पास, ये भी शैंक्स ने ही दी है उसे। एंड वन मोर थिंग, जो मैंने 4 एम्परर की बात की थी ना, उनमें से एक शैंक्स भी था। और लूफी जो कि इतना ज्यादा सीरियसली इंजर्ड था, उसको मौत के मुंह से बाहर निकालता है लॉ। ये बेसिकली लूफी की ही तरह न्यू एज पायरेट है। वो सेफली लूफी को ट्रीट करके हैंकॉक वाले आइलैंड पे ही ले आता है और वहीं पर पहुंच जाता है रॉजर यानी किंग ऑफ पायरेट का राइट हैंड मैन, जो कि सिचुएशन का जायजा लेता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और क्योंकि लूफी काफी ज्यादा डिप्रेस था, तो वो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों से मिलना चाहता था कि क्या मेरे दोस्त ठीक है। लेकिन वहां पे जिम्बे और बाकी सब भी रोकते हैं कि अभी जाने का कोई फायदा नहीं है। और किंग ऑफ पायरेट्स का जो राइट हैंड मैन था वो एडवाइस करता है कि तुम टाइम लो और खुद को प्रिपेयर करो न्यू वर्ल्ड के लिए,
क्योंकि जो ग्रैंड लाइन का सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट तो लूफी ने कवर कर लिया था, लेकिन जो सेकंड पार्ट है उसे न्यू वर्ल्ड बोला जाता है और वो फर्स्ट हाफ से काफ़ी गुना ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए वो ये बोलता है तुम खुद को तैयार कर लो पहले वहाँ जाने से पहले, क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ हो ही गया होगा कि तुम कहाँ स्टैंड करते हो। जिस वजह से वो समाओ अपने सारे क्रू मेंबर्स को मैसेज भेजता है कि 2 साल तक मेहनत करो और स्ट्रांग बनो, और ऐसा ही वो करते हैं। और इसी रीजन की वजह से हमें 2 ईयर टाइम स्किप दिखाया जाता है। इसके बाद लूफी और उसका पूरा क्रू वहीं पे मिलता है जहाँ पर कि वो सब अलग हुए थे। वन मोर थिंग, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन इन 2 ईयर्स के दौरान लूफी ने मेनली हाकी सीखी थी, वो भी खुद किंग ऑफ पायरेट के राइट हैंड मैन से। और इतना ही नहीं, लूफी नॉर्मल हाकी पजेस नहीं करता है, बंदा कॉन्करर्स हाकी को पजेस करता है, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट और रेयरेस्ट मानी जाती है। इसके बाद लूफी और उसके सारे स्ट्रॉ हेड्स चल देते हैं फिशमैन आइलैंड की ओर। अब फिशमैन आइलैंड आर्क के दौरान ही कई सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चलती है कि फिशमैन्स को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है नॉर्मल लोगों के द्वारा। इसी रीजन की वजह से फिशमैन आइलैंड से काफी सारी किडनैपिंग होती थी, उन्हें ऑक्शन में बेच दिया जाता था एज अ स्लेव्स। लेकिन व्हाइट बियर्ड के अपनी टेरिटरी घोषित करने के बाद वहां पर ये सारी चीजें बंद हो गई। लेकिन भैया व्हाइट बियर्ड मर चुका था, तो इसलिए उन्हें दूसरी एम्परर यानी बिग मॉम का सहारा लेना पड़ा प्रोटेक्शन के लिए। और इसी आइलैंड पे वन ऑफ द 3 एंशिएंट वेपन भी है, जो कि और कोई नहीं उस फिशमैन आइलैंड के राजा की बेटी थी। अब इसके बाद जो आर्क शुरू होता है ना, वो यूं समझ लो वन पीस के ग्रेटेस्ट आर्क यानी वानो आर्क के लिए बिल्डअप बनाना शुरू करता है। मैं बात कर रहा हूँ पंख हजार्ड आर्क की, जो कि न्यू वर्ल्ड यानी ग्रैंड लैंड का जो सेकंड हाफ था उसका पहला आइलैंड था, जो कि आधा बर्फ और आधा फायर से घिरा हुआ था। और इसके ऐसे होने का रीजन था 2 एडमिरल्स की लड़ाई। मतलब समझ लो, एडमिरल्स इतने पावरफुल होते हैं कि एक आइलैंड का नक्शा ही बदल के रख दें। लेकिन क्योंकि ये आइलैंड हैबिटेट नहीं था तो कोई रहता भी नहीं था यहाँ पर, तो इसी रीजन की वजह से वहां पर एक साइंटिस्ट लीगल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, जिसका की नाम था सीजर क्लाउन। और इसी आइलैंड पे लूफी और उसके क्रू मेंबर्स को लॉ भी मिलता है, वही जिसने की लूफी की जान बचाई थी। और वो लूफी को ऑफर देता है अलायंस ज्वाइन करने की, जिससे कि वो मिलकर कायदो को हरा सकें। एंड इफ यू आर वंडरिंग कायदो कौन है, तो कायदो वन ऑफ द 4 एम्परर है सी का। और इतना ही नहीं, कायदो को वर्ल्ड्स स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर का भी टाइटल मिला हुआ है। और इस तरह लूफी और लॉ का अलायंस हो जाता है और वो दोनों मिलके सीजर की ऐसी कम तैसी कर देते हैं, जिस चीज से डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है कायदो पे। सोच रहे हो कैसे? क्योंकि सीजर और वेगापंक ये दोनों ही इकलौते ऐसे हैं जो कि डेविल फ्रूट्स बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। हाँ, सीजर के डेविल फ्रूट्स में थोड़ा साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन स्टिल डेविल फ्रूट बना सकता है वो, जिसकी हेल्प से वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरलॉर्ड, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोलूंगा तो वो भी गलत नहीं होगा, डोफ्लेमिंगो को काफी बड़ा हिट पहुंचता है, क्योंकि वही था जो कि सीजर से डेविल फ्रूट्स लेकर एक तरीके से कायदो को सप्लाई करता था उसकी फैक्ट्री के थ्रू, जो कि सीजर ने बनाई थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि कायदो इतने सारे डेविल फ्रूट्स क्यों चाहता था, तो ऑब्वियसली वो अपनी आर्मी यानी अपने क्रू को स्ट्रॉन्गेस्ट क्रू बनाना चाहता था डेविल फ्रूट्स की हेल्प से, जिससे कि किंग ऑफ पायरेट्स बनने में उसे आसानी हो। लेकिन स्ट्रॉ हेड्स और लॉ के सारे साथी मिलके पंख हजार्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वहां पे प्रेजेंट फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और सीजर को किडनैप कर लेते हैं एक तरीके से, जिससे कि वो डोफ्लेमिंगो को वॉरलॉर्ड की पोजीशन से हटा सके। एंड वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो रह ही गई, पंख हजार्ड पे लूफी और उसके दोस्तों को एक समुराई भी मिलता है, जो कि एक बच्चे को ढूंढ रहा होता है। इसके बाद लूफी और उसके सारे दोस्त ड्रेसोरेसा के लिए निकल जाते हैं, जो कि एक तरीके से किंगडम था डोफ्लेमिंगो का। और वहां जाके लूफी और उसके दोस्तों को पता चलता है कि जिस शहर को वो इतना रौनक भरा समझ रहे थे, उसकी डार्क साइड काफी ज्यादा डार्क थी। स्लेव्स, टॉयज जो कि पहले ह्यूमन थे अब टॉयज बन चुके हैं, और जिंदगी मौत के बीच की लड़ाई, ये सारी चीजें डोफ्लेमिंगो करता था। एंड वन मोर थिंग, जो हमने स्लेव्स का ऑक्शन देखा था वो भी डोफ्लेमिंगो का ही था। बंदा लिटरली पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एंड वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज, डोफ्लेमिंगो पहले एक सेलेस्टियल ड्रैगन था, लेकिन समहाउ वो अब नहीं है। अब डोफ्लेमिंगो से लॉ भी लड़ता है और भी कई सारे लोग लड़ते हैं, लेकिन बंदा काफी ज्यादा भारी साबित होता है इन सब के सामने। और जब लूफी की फाइट होती है उसके सामने, तो फाइट में भी वही डोमिनेट कर रहा होता है। लेकिन भैया यहाँ पर अपना लूफी भैया शो करता है अपना नया गियर यानी गियर 4th, जो कि बहुत तगड़ी टक्कर देता है डोफ्लेमिंगो को, इतनी की उसकी पावर अवेकन हो जाती है ऐसी फाइट में। लेकिन स्टिल एट द एंड लूफी उसे हरा ही देता है। अब इस बात से इतने ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं वहां पे प्रेजेंट वॉरियर्स कि लूफी का स्ट्रॉ हेड्स ग्रुप यानी क्रू को ज्वाइन करने की मांग करते हैं, बंदे पीछे ही लग जाते हैं। अब इस चीज से लूफी शुरुआत में इनकार तो करता है,
इवन मानता ही नहीं है वो, लेकिन स्टिल ये सभी काफी ज्यादा ईगर होते हैं उसका ग्रुप ज्वाइन करने के लिए और खुद ही वो तय कर लेते हैं कि वो स्ट्रॉ हैट्स के ही मेंबर हैं। और इस तरह लूफी को खुद की एक फ्लीट आर्मी मिल जाती है, जिस वजह से स्ट्रॉ हैट्स ग्रुप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप बन जाता है पूरे सी पर। इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स ज़ो के लिए तो निकल जाते हैं, यानी अगले आइलैंड के लिए। लेकिन जब ये बात कायदो को पता चलती है कि डोफ्लेमिंगो हार चुका है और उसके पास जो इकलौती फैक्ट्री थी डेविल फूड्स बनाने की वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो बंदा काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है लूफी से। एंड रिमेम्बर, ये सारे आर्क के दौरान वो समुराई लूफी के ग्रुप के ही साथ था, क्योंकि जहां जहां लूफी को जाना था वहीं उसे भी जाना था टू मीट हिज फ्रेंड्स। अब वो अपने दोस्तों से क्यों मिलना चाह रहा था ये हमें आगे पता चलता है, यानी ज़ो आर्क में। अब ये ज़ो जो था ये कोई नॉर्मल आइलैंड नहीं था, इवन ये आइलैंड था ही नहीं, बल्कि ह्यूज एलिफेंट था जिसकी पीठ पर मिंक्स रहा करते थे। और इसी आइलैंड पे इन्हीं मिंक्स और इस समुराई के थ्रू काफी सारी चीजें रिवील होती है कि कैसे ये दोनों लीडर्स किंग ऑफ पायरेट्स यानी रॉजर के शिप पर ट्रेवल कर चुके हैं, और आखिर कैसे ये समुराई अपने दोस्तों से अलग हुआ और क्यों वो इस आइलैंड पे आना चाहते थे। जिसके बाद वो रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कायदो को हराने में उनकी मदद करें, क्योंकि खुद लूफी और लॉ वो भी चाहते थे कायदो को हराना। और इस समुराई उसके दोस्तों का रीजन ये था कायदो को हराने का कि कायदो बहुत ही बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहा है वानो किंगडम को और वहाँ के लोगों को, उन्हें स्लेव्स की तरह यूज करके, जिस पे लूफी ऑब्वियसली एग्री कर जाता है। और साथ ही साथ हमें और लूफी के सारे दोस्तों को ये भी रिवील करा जाता है कि लाफ्टेल यानी जिस आइलैंड पे वन पीस है वहां तक पहुंचने के लिए 4 रेड पॉनिग्लिफ की जरूरत पड़ती है, जिनमें से एक इन मिंक्स के पास थी और बाकी की 3 रेड पॉनिग्लिफ में से एक बिग मॉम के पास थी, एक कायदो के पास थी और आखिरी वाली किसी को भी नहीं पता कहाँ पर है। और क्योंकि सांजी भी बिकॉज ऑफ सम रीजन बिग मॉम के पास जा चुका था, तो वो सारे मिलकर कुछ चीजें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले एक ग्रुप इस आइलैंड पर रहकर ही मिंक्स को तैयार करेगा फाइट के लिए, दूसरा ग्रुप व्हाइट बियर्ड का जो फर्स्ट कमांडर था उसको लेने जाएगा, तीसरा ग्रुप जाएगा वानो किंगडम और वहाँ पे एज अ एलियस रहेगा बिना किसी को अपनी पहचान बताए, जिससे कि वहाँ पे प्रेजेंट जितने भी लोग थे जो भी लड़ना चाहते थे, रिबेल करना चाहते थे कायदो के अगेंस्ट में, उनको रिक्रूट करा जा सके। चौथा ग्रुप जाएगा बिग मॉम की टेरिटरी में सांजी को वापस रेस्क्यू करने और हो सके तो रेड पॉनिग्लिफ का प्रिंट लेने। अब तुम गैस कर ही सकते हो लूफी कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियसली बिग मॉम की टेरिटरी में। लेकिन जाने से पहले नामी ये एक्सप्लेन करती है, रिवील करती है कि आखिर क्यों सांजी बिग मॉम के पास गया है, जिसके कि पीछे का रीजन था सांजी और बिग मॉम की एक डॉटर की शादी। और अगर वो ऐसा नहीं करता है तो बिग मॉम स्ट्रॉ हैट्स को छोड़ेगी नहीं। अब भैया एम्परर की धमकी थी, हल्के में तो नहीं लिया जा सकता ना, तो इसलिए वो ना चाहते हुए भी चला जाता है। इसके बाद होल केक आइलैंड आर्क शुरू होता है, जिसके दौरान काफी सारी चीजें होती हैं। हमें सांजी की बैक स्टोरी पता चलती है और ये भी रिवील होता है कि सांजी कोई नॉर्मल फैमिली से नहीं बिलोंग करता है, बंदा नोबल था, यानी नॉर्मल ह्यूमन और सेलेस्टियल ड्रैगन के बीच में आता था स्टेटस वाइज। लेकिन लूफी और उसके क्रू मेंबर्स शादी होने से पहले ही सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और एक एम्परर के नाक के नीचे से सांजी और पॉनिग्लिफ का प्रिंट दोनों को ले आते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसी आर्क में लूफी का सामना होता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर से, और ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि ये कुछ सेकंड्स आगे फ्यूचर देख सकता था अपनी कलर हाके की मदद से। लेकिन लूफी भी काफी जल्दी इस चीज को सीख जाता है और अपनी नई फॉर्म यानी गियर 4 का ही एक्सटेंशन स्नेक फॉर्म दिखाता है हम सबको, एंड एट द एंड इस बंदे को हरा भी देता है, जिसकी की बाउंड्री 1 बिलियन से भी ज्यादा थी। और ये चीज जब बिग मॉम पायरेट्स के सारे क्रू मेंबर्स को पता चलती है ना, सोमो के होश उड़ जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है उनके। और साथ ही साथ एक और बड़ी तगड़ी चीज होती है, जिम्बे जो था ना वो बिग मॉम के लिए काम कर रहा था, क्योंकि उसने प्रोटेक्शन दे रखी थी फिशमैन आइलैंड को। लेकिन वो ये तय करता है कि वो बिग मॉम को छोड़ देगा और स्ट्रॉ हैट्स को ज्वाइन करेगा। एंड लेट मी टेल यू इफ यू फॉरगॉट, ये एक वॉर लॉर्ड है और ये इतना ज्यादा स्ट्रांग था कि जोरो और सांजी इन दोनों की बराबरी कर सकता था फाइट में। इसके बाद जो सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट आर्क जो चल रहा है वन पीस में, वो है वानो किंगडम का आर्क, जिसके दौरान हमें काफी सारी चीजें रिवील होती हैं कि कैसे एएसबी आ रखा है वानो किंगडम में और वो भी कायदो को हराना चाहता था। लूफी और कायदो की लड़ाई, रॉजर यानी किंग ऑफ पायरेट्स का पास्ट यानी पूरी स्टोरी, क्या क्या उसने किया था, ओडिन की पूरी स्टोरी जो कि शोगन था वानो किंगडम का, क्या रिलेशन था उसका रॉजर से यानी किंग ऑफ पायरेट से, और कैसे उसने मदद की थी रॉजर की किंग ऑफ पायरेट बनने में, और कैसे ओरोची ने ओडिन को अपने षड्यंत्र से मार दिया था और पूरी कंट्री को अपने कब्जे में ले लिया था कायदो की हेल्प से, और क्यों वानो किंगडम पूरी दुनिया से सेपरेटेड है। और हमें ये भी रिवील होता है कि ओडिन किंग ऑफ पायरेट्स के साथ ट्रेवल कर चुका है, क्योंकि ये सारे जो पॉनिग्लिफ्स है ना,
ये सभी वानो किंगडम में ही बने हैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ओडिन ही था जो कि इन सबको पढ़ सकता था। और इस तरह लॉ और उसके सारे क्रूमेट्स, लूफी और उसके सारे क्रूमेट्स, सारे समुराइज, मिंक्स और साथ ही साथ व्हाइट बियर्ड का फर्स्ट कमांडर, ये सब मिलके कायदो पे धावा बोल देते हैं। और ऐसा जब हो रहा होता है तो गेस व्हाट, बिग मॉम भी वहां पे पहुंच जाती हैं, कायदो के साथ अलायंस कर लेती है। लेकिन जैसे जैसे काफी ज्यादा स्ट्रगल के बाद वो बिग मॉम और कायदो को अलग करते हैं, जिससे कि कायदो का सामना करता है लूफी और बिग मॉम का सामना करते हैं किड और लॉ। अब लॉ और किड को काफी ज्यादा स्ट्रगल तो करना पड़ता है भैया, बिग मॉम एम्परर थी, लेकिन एट द एंड वो दोनों जीत जाते हैं। लेकिन जब कायदो और लूफी की फाइट हो रही होती है और लूफी कायदो से कई बार हार चुका है, लेकिन एट द एंड बहुत बड़ा ब्लो देता है कायदो लूफी को, जिसके बाद उसकी अवेकनिंग होती है। और अवेकनिंग होने के बाद क्या होता है, गियर 5। That's it for this video। आई नो यार, मैंने काफी सारी चीजें पीछे छोड़ दी हैं, बट आई थिंक मैंने मोटा मोटा प्लॉट तुम्हें समझा दिया है। एटलीस्ट तुम कायदो वर्सेस लूफी गियर 5 तो देख ही सकते हो और एंजॉय भी कर सकते हो। यार वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, काफी ज्यादा मेहनत लगी है इतनी लंबी वीडियो बनाने में। ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मांगा रीडर हो तो मेरे दूसरे चैनल यानी एनीमे फ्रीक को भी चेकआउट कर सकते हो। और भागो।